हेलो बच्चों, कैसे हैं। जैसा कि हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट क्या होता है और इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। दैट इज हमारा फर्स्ट सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग को जो पर्टिकुलर इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करना है डिटेल में, वो हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है। ये सारा हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बेसिकली हम लोग 4 कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होता क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड हम लोग उन सॉलिड्स को कहते हैं जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हम लोगों को पता है कि दो सेम एटम्स या डिफरेंट एटम्स से मिलके जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उनको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वाटर जैसे मॉलिक्यूल हो गया है, HCl हो गया, NH3 हो गया। तो वो सॉलिड जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे उनको हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से हमने 11th में पढ़ा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो पर्टिकुलरली नाम से पता चल रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की जो सॉलिड्स बनते हैं उनको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। या इन अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि वो सॉलिड्स जिसके अंदर इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हमारा डिस्पर्सन फोर्सेस लगती हैं या लंडन फोर्सेस लगती हैं या लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उन सॉलिड्स को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द सॉलिड इन विच मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय वीक लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस, उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और हम लोग जानते हैं कि वीक लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस के दीज आर द वीकेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको हम लोग वीकेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई डाइपोल का फॉर्मेशन होता नहीं। पर्टिकुलरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। खैर ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पर्टिकुलरली क्लास 11th वाले सेगमेंट में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। और जिनको पता है तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती हैं उसको हम लोग वीक लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले, जैसे जितने नोबल गैसेस होती हैं, ऑल नोबल गैसेस। अभी नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, 0 ग्रुप के मेंबर्स। जैसे हीलियम हो गया हमारा, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टम हो गया, जिनॉन हो गया। ये सब जो गैसेस होती हैं इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज डिस्पर्सन फोर्सेस काम करती हैं। या इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, Cl2 मॉलिक्यूल्स या मीथेन हो गया। तो ये सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स शोज
वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दैट इज डिस्पर्सन फोर्सेज। और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम लोग बात करें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, बात करें तो जनरली देखो कुछ पॉइंट्स जो हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में सब में कॉमन रहता है, सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड में, चाहे वो पोलर हो, चाहे नॉन पोलर हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो सबके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कॉमन होते हैं, वो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ गैसेस एट रूम टेम्परेचर पे गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इनकी बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इंसुलेटर दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सॉलिड्स को एक्चुअली में रूम टेम्परेचर पे अगर गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग काफी लो टेम्परेचर पे जब लेके जाते हैं तब यहाँ पे डिस्पर्सन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस काम करती हैं, पर्टिकुलरली बाकी रूम टेम्परेचर पे ये सब कैसे होंगे, गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद हम लोग दूसरी कैटेगरी है इसकी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, नाम से प्रेजेंट पता चल रहा है पोलर, यानी कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज या हम लोग कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, वो सभी मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। दैट इज द सॉलिड हैविंग डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये किसमें डाइपोल का इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जैसे हम लोग कहें HCl मॉलिक्यूल्स ले लें, HCl हाइड्रोजन पे डाइपोल मतलब होता है दो पोल्स, प्रेजेंस ऑफ टू पोल्स। देखा जाए तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की होती है। कितनी होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगला हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल HCl, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगला HCl मॉलिक्यूल HCl, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए दो पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, इसलिए इसको हम लोग डाइपोल कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस HCl मॉलिक्यूल, इन दोनों HCl मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, या इसको हम लोग DD इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है उनके सॉलिड्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसके कौन कौन से हो सकते हैं, HCl हो गया हमारा, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ सब NCERT में है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। NH3 हो गया, तो ये सब कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। तो ये सब मॉलिक्यूल्स हो गए, कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, यह हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया। यहाँ पे HF वाला जो है इसको हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो HF यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं, इसी की जगह HI लिख दे रहे हैं। तो ये सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। बट कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, बिकॉज इसके अंदर
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होता है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यहाँ पे डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे डायपोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इसलिए यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्सेस दो डायपोल मॉलिक्यूल्स या दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है, लेकिन वहां पे नहीं था, इसलिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, लेकिन बट हायर एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दूसरा, दे आर ऑल्सो इंसुलेटर। क्लियर है? ये हो गया हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद हम लोग अगली कैटेगरी है इसकी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाँ, तीसरी कैटेगरी हमारी हो गई सी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो वो सॉलिड्स होते हैं, इसके अंदर भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, इसके अंदर भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। बस इसमें और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है दैट अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये इंटरेक्शन अगर हमें कहीं दिखेगा तो हम लोग कहेंगे ऐसे सॉलिड को हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे, FON। फोन से हम लोग उसको याद रख सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ इंटरेक्शन, इट इज ए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन which is present between हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं H2O, HOH। यहां पे भी डायपोल देखो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, HOH। देखो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? और इसका जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर भी हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। और इधर भी हम लोग देखें तो ये हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो देख रहे हैं, एक चीज और देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, पर्टिकुलरली दिस वाटर मॉलिक्यूल्स इज अट्रैक्टेड बाय 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, या एक वाटर मॉलिक्यूल्स 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है नीट वगैरह में कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स कितने अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो हम लोग बताएंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं हमारा? वही जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फ्लोरीन ऑक्सीजन, जैसे हमने कहा HF हो गया, या हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, या H2O हो गया, या NH3। अगर मॉलिक्यूल्स के अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, एक अमोनिया मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ में, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो ये सभी जो है ये सब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेम इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है
मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और कंपेयर टू डिस्पर्सन फोर्सेस इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। दे आर लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड या गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड। तो इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले का होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, दूसरा है हमारे इसके बाद, दैट इज आयनिक सॉलिड। नाम से क्या पता चल रहा है? आयनिक सॉलिड यानी कि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इससे हम लोग समझते हैं NaCl। NaCl कैसा मॉलिक्यूल होता है? आयनिक मॉलिक्यूल होता है NaCl। हम लोग जानते हैं आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे हमने कहा Na है, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na प्लस में चेंज हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है वही एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, तो ये Cl माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के पास कैसा चार्ज आ रहा है? Na के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl के पास में नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब अपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। Na किसको अट्रैक्ट करेगा? Cl को अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे काम कर रहा है। तो देखो यहां पे कोई पर्टिकुलरली बॉन्ड नहीं होता है। हम लोग आयनिक सॉलिड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे Na मॉलिक्यूल्स क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। तो वो सॉलिड जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, उस सॉलिड को हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड। सॉलिड हैविंग constituent particle in the form of ion। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एक तो सामने हमने NaCl ले लिया है, KCl हो गया है, या कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। तो जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं सब आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, आयनिक सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखो पहली चीज तो कि इसका सबसे ज्यादा जो बोर्ड एग्जाम या में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि नेम द सॉलिड विच इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट एंड द सॉलिड नेम इज आयनिक। आयनिक सॉलिड ये इंसुलेटर होता है इन सॉलिड स्टेट but conductor in molten और aqueous state। ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होता है, एक्वस या मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टर होता है।
एनीवन? पता है तुमको? क्या बात है। देखो एक्चुअल में जो रहता है सॉलिड स्टेट के अंदर जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जब उसको मॉल्टेन या एक्वस स्टेट में हम लोग डालते हैं तो सॉलिड आयन के फॉर्म में ब्रेक कर जाता है, और these break ions are responsible for conduction of electricity. That is why it is conductor in aqueous or molten state. तो हम लोग क्या लिखेंगे? Conductor in aqueous state because in aqueous state because ions are free to move. क्लियर है? आयंस फ्री हो जाते हैं मूविंग के लिए, इसलिए ये कंडक्टर होता है। और क्या मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है आयनिक सॉलिड का हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो ये दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारा आयनिक सॉलिड के। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अगला सॉलिड कौन सा है? मेटालिक सॉलिड है। मेटालिक सॉलिड के अंदर देखा जाए तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं आयरन की रॉड। एग्जांपल हम लोग लेते हैं फिर हम लोग समझते हैं। जैसे हमने कहा आयरन की रॉड लेते हैं हम लोग। हाँ, तो आयरन की रॉड क्या करती है? ये क्या है? आयरन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी फेरिक या फेरस आयन तीनों का फॉर्मेशन करता है। तो हमने कहा कि अगर ये फेरस आयन का फॉर्मेशन किया तो Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए। क्लियर है? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये सॉलिड के अंदर फ्री रहते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस आयरन की रॉड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इस फेरस आयन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और मेटल या आयरन की रॉड के बीच में जो प्रेजेंट होता है, ऐसे सॉलिड्स को हम लोग कहते हैं मेटालिक सॉलिड कहते हैं। यह एक एग्जांपल के तौर में हम लोग एक लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक पर्टिकुलर रॉड है और ये जो पॉजिटिव है ये मेटल आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव आयंस या मेटल आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डॉट है ये डॉटेड स्ट्रक्चर समझ लो, एक इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, and these electrons are shared between these two positive metal ion, और इस मेटल आयन को हम लोग कहते हैं केर्नल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल आयन या केर्नल्स कहते हैं। मेटल आयन या केर्नल्स। और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयर्ड बिटवीन 2 मेटल आयन। तो यहां पे देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि काम कर रहा है मेटल आयंस और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, और ये मेटेलिक सॉलिड के बीच में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exists between metal ion and electron। क्लियर है? इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं हमारा?
ऑल मेटल रॉड्स, ये सभी जैसे हमारा चाहे कॉपर की रॉड हो या आयरन की रॉड हो या फिर हम लोग कह सकते हैं सिल्वर की हो, गोल्ड की हो, तो these all shows these all type of bond is present between metallic solid. क्लियर है? तो यहाँ पे इस एक चीज और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये फ्री होते हैं। जैसे ही यहाँ पे मतलब फोर्स या करंट पास होता है वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं टू मूव अबाउट कैनल्स। तो इसका मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं समुद्र के अंदर पानी तैरता है, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं इस मेटल के लैटिस के अंदर मूव होने के लिए। इसलिए इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं या हम लोग कह सकते हैं कर्नल्स are present in between sea of free electron। क्लियर है? अगर ऐसा कुछ नाम देता है तो हम लोग कहेंगे दैट इज मेटालिक सॉलिड। क्लियर है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होगा। आप तक जितने पढ़े हैं वो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? मेटेलिक सॉलिड का होगा, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा कंडक्टर होता है। कैसा कंडक्टर? गुड कंडक्टर होता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास मेटेलिक सॉलिड। इसके बाद हम लोग लास्ट डिस्कस करते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड के अंदर, कोवैलेंट सॉलिड उस सॉलिड को कहते हैं जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं दे आर नॉन मेटेलिक, दे आर नॉन मेटेलिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी जो है क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो कोवैलेंट सॉलिड जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसकी बात करें कि ये जो रहते हैं दे जनरली आर हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है कोवैलेंट सॉलिड का। एग्जांपल हम लोग लें, कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? कोवैलेंट सॉलिड में हमारे आता है सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड, जितने एग्जांपल बता रहे हैं एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी एग्जांपल्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर लास्ट 10 इयर्स की हम लोग बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया। ये सभी जो सॉलिड्स होते हैं ये सभी सॉलिड्स कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। एक बात और, यहाँ पे हमने लिखा ये जनरली हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और दे आर जनरली इंसुलेटर। दे आर जनरली इंसुलेटर। अब जो कोवैलेंट सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने जनरली यहाँ पे लिखा है एक टर्म, जनरली हार्ड होते हैं और जनरली ये इंसुलेटर होते हैं।
जनरली लगाए मतलब हमेशा नहीं होता है। इसमें जो हार्डनेस की बात कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता है, ग्रेफाइट इंसुलेटर नहीं होता है, उसके बावजूद इसको हम लोग कोवलेंट सॉलिड के अंदर रखते हैं बिकॉज इट इज नॉन मेटल। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा था कि ग्रेफाइट जो होता है वो क्यों स्मूथ होता है या क्यों कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये राज छुपा है इनके स्ट्रक्चर के बीच में। तो देखो थोड़ा सा हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं और इसके स्ट्रक्चर में इसका राज छुपा है कि क्यों ये डायमंड हार्ड या इंसुलेटर होता है और ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर या स्मूथ होता है। तो एक तरफ हम लोग डायमंड लिखते हैं और एक तरफ हम लोग ग्रेफाइट लिखते हैं। कंपैरेटिव स्टडी मोर बेटर। डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की। तो हम लोग जानते हैं डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में ये एक रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है, जितने पॉइंट्स हैं या जितने डॉट्स हैं ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर वन कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम। वन कार्बन एटम is tetrahedrally attached with 4 other carbon atom। क्लियर है? जब डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच्ड है तो यहाँ पे कोई भी कार्बन एटम या कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब कोई भी कार्बन एटम या कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। दैट इज वाई डायमंड इज इंसुलेटर। क्यों इंसुलेटर है? क्योंकि नो कार्बन एटम इज फ्री या नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, दैट इज वाई इट इज इंसुलेटर। एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका और इट इज वेरी हार्ड। No electron is free to move, so it is insulator। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है? इंसुलेटर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? तो हम लोग बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3। सबसे ज्यादा डायमंड और कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। बॉन्ड एंगल 154, दो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है, जो कि डायमंड के अंदर पाया जाता है। और इट इज हार्ड, वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्ड। अब बात करते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि वन कार्बन इज अटैच्ड, एक कार्बन सेम लेयर के अंदर, देखो ये लेयर के फॉर्म के अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है और सेम लेयर के अंदर एक कार्बन एटम जो होता है इट इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम। इन सेम लेयर वन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एंड 4th इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट बिटवीन these 2 layers। 4th electron is present between these 2 layers, that is why electrons are free to move about the layers, so it is a conductor of electricity। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण ग्रेफाइट को हम लोग कई इंडस्ट्रीज में एज ए मोबाइल या इसको हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी सरफेस में, जैसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं इसके अंदर जो मशीन्स वगैरह चलती है तो मशीन्स के अंदर काफी फ्रिक्शन होता है, तो ये फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट को डाल देते हैं क्योंकि ये
काफी मोबाइल होता है, काफी स्लिपरी होता है, आप लोगों ने पेंसिल के अंदर देखा ही है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स इसके हम लोग लिख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ग्रेफाइट वन लेयर, या हम लोग लिख सकते हैं इन वन लेयर वन कार्बन is attached with other 3 carbon. Fourth valence electron is present between 2 layers, that is free. Electrons are present between 2 layers, इसलिए ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, स्मूथ होता है। क्लियर है? इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp2। 2 लेयर्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 340 पिकोमीटर। तो जो पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के हमने डिस्कस कर लिए हैं। डायमंड क्यों हार्ड होता है, ग्रेफाइट क्यों स्मूथ होता है। जनरली जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, और इसलिए इनको हम लोग जाइंट या नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कोवलेंट सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, जाइंट और नेटवर्क सॉलिड हम लोग कोवलेंट सॉलिड को कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से इस चैप्टर का इतिहास, भूगोल या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब स्टार्ट होंगी, कि लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, कितने तरीके की लैटिस होती हैं, कितने तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा होता है एक लैटिस के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैटिस। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जो लोग यहां से टॉपिक को पकड़ेंगे उनको पूरी चैप्टर में आगे का छोड़ के, क्योंकि आगे जो अभी तक हमने डिस्कस किया सारी चीजें इजी थी, थ्योरेटिकल थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां से हम लोगों को थोड़ा सा एक इमेजिनेशन लाना पड़ेगा, तभी हम चीजों को डिटेल में डिस्कस या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैटिस क्या होता है। अरेंजमेंट, किसी भी चीज की अरेंजमेंट, किसी भी चीज की अरेंजमेंट, जैसे मैंने कहा किसी भी पॉइंट की अरेंजमेंट हो गया है, किसी पार्टिकल की अरेंजमेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लैटिस हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे डॉट डॉट्स क्या है, ये डॉट डॉट्स एक्चुअली में लैटिस का मतलब हिंदी में होता है नेट या जाली होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डरली मैनर के अंदर इन पॉइंट्स की अरेंजमेंट है, तो इसको हम लोग एक लैटिस कह सकते हैं। या कुछ अरेंजमेंट ऐसे हो गई, तो ये भी तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, तो इसको भी हम लोग लैटिस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो लैटिस किसे कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट और पार्टिकल, उसको हम लोग कहते हैं लैटिस कहते हैं। बेसिकली इसको डायमेंशन के बेसिस पे हम लोग लैटिस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के बेसिस पे इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 3 डायमेंशन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा इंटरस्टेलर मूवी, उसके अंदर 5 डायमेंशन भी होता है। अब 5 डायमेंशन क्या होता है, वो हमारी इमेजिनेशन की परे है, जो कि आप लोग अगर रिसर्च करते हो या नासा में जाओगे तो आप लोग को इन डायमेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग को 3 डायमेंशन के बारे में ही पढ़ना है। एक होता है हमारा 1 डायमेंशन,
जिसको हम लोग कहते हैं 1D। दूसरा होता है 2 डायमेंशन, और तीसरा होता है 3 डायमेंशन। देखो 1D 2D 3D जिसको नहीं पता है यहां से सीख सकता है। बेसिकली जैसे मैंने कहा, अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट एक कतार में है, एक लाइन है, तो दैट इज 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स के अरेंजमेंट, जैसे हमने कहा एक लड्डू रख दिया, लड्डू के पीछे लड्डू, लड्डू के पीछे लड्डू, लड्डू, तो ये एक सीधी रेल बन गया, तो दैट इज 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होता है, जब प्लेन ऑफ पेपर, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड के अंदर एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, तो एक ऐसी अरेंजमेंट है 2 डायमेंशन। या जो आपको कॉपी में लिख रहे हैं, तो कॉपी के अंदर प्लेन ऑफ पेपर के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ है, तो जब भी प्लेन ऑफ पेपर या ऐसे सरफेसेस को हम लोग 2 डायमेंशनल सरफेस कहते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम on a plane of paper, that is 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जैसे ऊपर हमने कौन सी अरेंजमेंट लिखी है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट लिखी है। क्लियर, ये अरेंजमेंट कैसी है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट ऑफ एटम या पार्टिकल्स अगर हम लोग 3 डायमेंशनल करें, 3 डायमेंशनल याद है कि जैसे कि हमारा एक क्यूब हो गया, क्यूब जानते हैं कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होता है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कहते हैं। इसको अभी हम बनाएंगे और समझेंगे। अभी लिख लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम और पार्टिकल 3 डायमेंशनली। देखो 2 डायमेंशनल कौन कौन सी अरेंजमेंट होती है, 3 डायमेंशन कौन कौन सी अरेंजमेंट होती है, एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट बेसिकली हम लोग इसके 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट के। एक होता है हमारा 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, या इसको हम लोग 2D लैटिस भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल लैटिस, जैसे देखो पहली अरेंजमेंट क्या बनना है हमें बताना है आप लोग। देखो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस अरेंजमेंट लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर लैटिस कहेंगे। स्क्वायर लैटिस। दूसरी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, ये कौन सी लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो एक रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर लैटिस कहते हैं। अगला अरेंजमेंट है ये क्या फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज पैरेललोग्राम, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम लैटिस। इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट
rhombic lattice. इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं रोम्बिक लैटिस कहते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट एंड फाइनल दैट इज हेक्सागोनल लैटिस। डिंग डिंग। ये 5 लैटिस होता है, स्क्वायर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस, रोम्बिक लैटिस और हेक्सागोनल लैटिस। ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है हमारा। ये पॉसिबल 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। क्लियर है कि ये जैसे हमने एक डब्बे के अंदर लड्डू रखे और लड्डू एज जस्ट अबव या उसके जस्ट बगल बगल रहे कि उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री रहे, तो वो एक स्क्वायर लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। रेक्टेंगुलर लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस, रोम्बिक लैटिस और हेक्सागोनल लैटिस। तो ये पॉसिबल 2 डायमेंशनल लैटिस होते हैं या 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। अब हम लोग फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिस दैट इज 3 डायमेंशनल लैटिस, या उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस भी कहते हैं।